गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। टुडे इज 21 अक्टूबर, मंडे। जय महाकाल, ठीक है, जय भारत, जय हिंद। तो कहानी क्या है, आज का भी प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। तो हम देखेंगे भाई जिसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका इस पहले पेपर में, द थिंग इज साइक्लोन डाना। साइक्लोन डाना आने वाला है, ये थर्सडे को अराइव हो जाएगा। कहाँ पे? ओडिशा कोस्ट पे। तो क्वेश्चन आ सकता है आपके पीवाई के, अगर देखते हैं तो साइक्लोन के नाम वगैरह आते हैं कि भाई कौन सा साइक्लोन कहाँ पे आया, ठीक है। इसमें एज सच एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यही इंपॉर्टेंट है। मैं फिलहाल जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं जो है बता रहा हूँ कि पूरे इस पेपर में यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक फिलहाल जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसमें एक छोटी सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। लाइक फोकसिंग आवर रेगुलर चैनल। तो हम क्या करेंगे, सीधा वर्ल्ड वाले पार्ट पाएंगे। वर्ल्ड वाले पार्ट को खोलेंगे हम लोग, तो हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे जो है नया प्रेसिडेंट बनाया आपका उड़ीसा में, दैट इज प्रोबोवो सुबियांतो एक रिटायर्ड जनरल है जो कि उड़ीसा बोल रहा हूँ जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। इन्होंने सक्सीड किया जोको विडोडो को। तो ये एक न्यूज़ बन सकती है कि भाई कौन सा नया प्रेसिडेंट है, प्रोबोवो सुबियांतो। अपार्ट फ्रॉम दिस हुआ क्या, अभी नॉर्थ कोरिया में सैंक्शन लगाने के लिए यूएन ने एक कमेटी बनाई, 11 मेंबर टीम, ठीक है, 11 मेंबर टीम कि ये कमेटी बनानी चाहिए उन कंट्रीज के लिए जो मतलब यूएन से अलग चलती है और उनको सैंक्शन देने की बात करी गई। तो इसको रशिया ने क्या कर दिया, वीटो कर दिया। तो ये कमेटी बनी नहीं। तो जब ये नहीं बनी तो यूएस ने और जापान ने मिलके अपने कुछ एलाइज के साथ मिलके सैंक्शन कमेटी बना दी जो कि यूएन से हटके है, लाइक इट इज़ अ इनफॉर्मल कमेटी अपार्ट फ्रॉम यूएन। तो नॉर्थ कोरिया ने इस कमेटी को बोला इट इज अनलॉफुल, इट इज अगेंस्ट द चार्टर ऑफ द यूएन। तो कहीं ना कहीं ये अलग पार्ट है, तो यू कैन कंसिडर कि भी क्या चल रहा है ऐसे पार्ट। रिसेंटली बांग्लादेश कोर्ट ने रूल किया है कि पार्लियामेंट कभी भी जज को रिमूव नहीं कर सकता। अगर जज को रिमूव करना है तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कंप्राइजिंग एपेक्स कोर्ट जजेस, सिर्फ एपेक्स कोर्ट के जजेस ही जो कि बनाएंगे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, वही उनके जज को रिमूव कर सकते हैं। सिमिलर ऐसा ही मामला, मतलब कि जज से रिलेटेड मामला पाकिस्तान सेनेट ने पास किया है जो कि फिक्स कर देंगे अपने सुप्रीम कोर्ट की जज की टेन्योर को, दैट इज 3 years। इट इज़ 26th अमेंडमेंट बिल ऑफ द पाकिस्तान। अभी वहाँ की राज्यसभा यानी कि सेनेट ने वो पास कर दिया है 2/3 मेजोरिटी से। आने वाले टाइम में ये बिल पेश किया जाएगा लोकसभा में उनकी, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसमें ये है कि भाई बिल टू अपॉइंट चीफ जस्टिस जो कि उनका 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा, चीफ जस्टिस की बात करी गई है, ठीक है भाई। ये एक पार्ट है। फनी बात यहाँ पे, एलोन मस्क 1 मिलियन हर डे देने वाले हैं जब तक आपका क्या बोलते हैं यूएस का इलेक्शन नहीं हो जाता, ठीक है। तो 1 मिलियन पर डे अप टू द नवंबर इलेक्शन, ऑनलाइन पेटिशन जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की साइन करेगा। बताओ कितना पैसा है एलोन के पास, और क्या चाहिए जिंदगी में, है। तो ये सिस्टम है, तो इसमें ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं, तो दिस इज लाइक सम पार्ट इज दिस इज इंपॉर्टेंट इनफ। कीव ने 110 ड्रोन का, यहाँ पे तो 100 लिखा है, करीब 110 रशिया ने बोले हमने 110 ड्रोन गिरा दिए हैं। इन्होंने अटैक किया रशिया के रीजन पे। रशिया में क्रुस्क रीजन है, बहुत बार क्वेश्चन में बन सकता है कि क्रुस्क रीजन किस कंट्री का पार्ट है। क्रुस्क इज पार्ट ऑफ रशिया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है। अभी रैंकिंग आई है, इंडिया वर्ल्ड नंबर पे दोबारा से है, वर्ल्ड टेस्ट नंबर 1 चैंपियनशिप में इसका थोड़ा स्कोर घट गया 68.06, लेकिन अभी भी नंबर 1 पे बरकरार है। अभी हमने क्वेश्चन पहले न्यूज़ पढ़ी थी, नीतू, डेविड एंड अलिस्टर कुक, इन 3 लोगों को करा था, इनको नॉमिनेट किया था हॉल ऑफ फेम में, ठीक है। हॉल ऑफ फेम में अब इनको फॉर्मली कर दिया जो कि दुबई में हुआ इनका, ओके। अभी हमने देखा था वर्ल्ड कप T20 चल रहा था वुमेन का, तो न्यूजीलैंड जीत चुका है। कल फाइनल था न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का। न्यूजीलैंड की औरतें जीत गई हैं, साउथ अफ्रीका की औरतें हार गई हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो इनका ये मेडन कप है। काफ़ी रिनोड प्लेयर थे, काफ़ी लाइक एक्सपीरियंस प्लेयर थे। यंग जनरेशन को इनके कैप्टन डिवाइन, क्या नाम है उसका, सोफी डिवाइन ने एक बेस बनाया कि भाई हमारे पास अब वर्ल्ड कप है, यू कैन स्ट्राइव फॉर मोर। तो इट्स अ वेरी गुड इंस्पिरेशन फॉर द न्यूजीलैंडर्स यंगस्टर। बट साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स के लिए भी बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है कि भाई आप फाइनल तक गए, आने वाले टाइम में आप फाइनल भी क्रॉस करोगे, क्योंकि ये लोग भी इससे पहले फाइनल में 2009 2010 में फाइनल में पहुंच चुके थे। तब जाके बताओ 2010 2024 14 साल बाद फाइनली दे आर एबल टू विन दैट कप। तो ये सब चीजें हैं। तो डोंट डिमोटिवेट, टेक एज ए मोटिवेशन। अभी अलमाती कप हुआ था, इट्स रिलेटेड टू टेनिस गेम, अलमाती ओपन, जिसमें हमारे इंडिया के ऋत्विक अर्जुन ने
दोनों ने पेयर ने इन्होंने एक अगला अलमाती ओपन एटीपी टाइटल जीत लिया। किसको हरा के? निकोलास बेरेंटोस एंड स्कंदर मंसूरी को हरा के। तो ऋत्विक एंड अर्जुन कंधे, ठीक है, कंधे बने एक दूसरे का, अर्जुन कंधे और ऋत्विक बोलीपल्ली, ऋत्विक बोलीपल्ली एंड आपका अर्जुन कंधे, ठीक है। तो ये अलमाती कजाकिस्तान में, तो कजाकिस्तान में ओपन हुआ, वहां पे ये लोग जीत गए। अब आते हैं हम सीधा एडिटोरियल पेज में कि भाई क्या कहानी आई है आज की। एडिटोरियल पेज में वही है जो आजकल न्यूज़ चल रही है। एक तो न्यूज़ चल रही है, मैंने बताया था, यूएस ने चार्ज लगाए हैं हमारे एजेंट पे। हमारा जो एक्स एजेंट था उसका नाम है विकास यादव, कि ही वॉज अ पर्सन जो कि जिसने गुरपावन सिंह पन्नू की डेथ के पीछे उसका हाथ है। कहीं ना कहीं ये हाथ कहीं ना कहीं कनाडा की किलिंग के उसमें भी जाता है, हरदीप सिंह निज्जर की भी। तो 5i अलायंस किसका अलायंस है भाई? इट्स अलायंस ऑफ 5 इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएसए, यूके, ठीक है। तो इन्होंने इंडिया को बोला कि आप कोऑपरेट करें। इनफैक्ट यूएस तो पहले भी कह रहा था इंडिया कोऑपरेट कर रहा है यूएस की किलिंग्स वाले पार्ट में, लेकिन कनाडा अगेन एंड अगेन बोले जा रहा था कि इंडिया कोऑपरेट नहीं कर रहा है। देखो यार, सिंपल सा फंडा है, अगर डिप्लोमेटिक रिलेशन आपको मेंटेन करनी है तो आपको कहना कि कोऑपरेट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कोऑपरेट भी मत कर देना कि भाई हमारे, अगर मान लो, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, इन्होंने हमारे एजेंट ने किया ही है, तो हमें अपने एजेंट को, क्योंकि उसने देश के लिए काम किया, अगर कुछ भी किया है तो हमें उसको हार्ट एंड रूट से, प्रॉपर रूट एंड ब्रांच से डिफेंड करना पड़ेगा किसी भी केस में। वरना तो ऐसे कोई एजेंट वो काम ही नहीं करेगा, बोलेगा यार हमारा इंडिया तो कभी सपोर्ट ही नहीं करता ऐसे करके, राइट। तो ट्रुथ सामने आना चाहिए जिस भी वे में। हमें पता है वी हैव द वेरी एक्सपीरियंस्ड IAS ऑफिसर्स, वी हैव द एक्सपीरियंस फॉरेन मिनिस्टर, दे विल हैंडल दैट वेल, तो टेंशन की बात नहीं है। अगला, ये तो वॉर ऑफ वर्ड्स चलते रहेंगे, फालतू का ड्रामा। अगला है गवर्नर वर्सेस गवर्नमेंट। देखो हुआ क्या, अभी RN रवि जो आपके तमिलनाडु के गवर्नर हैं, हुआ क्या, एक मीटिंग थी, इनफैक्ट एक फंक्शन था, तो वहाँ पे RN रवि साहब गए। वहाँ पे तमिलनाडु का नेशनल एंथम गाया गया, तमिल ताई वजातु, मैंने बताया था पहले भी। इसके कंपोजर MS विश्वनाथन है, इसके लिरिस्ट हैं जो मतलब जिन्होंने लिखा है उनका नाम मनोमयम सुंदरम पिल्लई। मनोमयम सुंदरम पिल्लई ने ये राष्ट्रगान लिखा है, लिरिक्स है। और आपके MS विश्वनाथन जो है उन्होंने ये कंपोज किया है, गाया है, डिजाइन, मतलब ऐसे करके। तो उसके जो वर्ड जब ये हो रहा था तो ऐसा लगा लोगों को कि लगा क्या, मतलब इट वॉज क्लियरली विजिबल कि द्रविडियन लैंड नाम, जो द्रविड़ उत्कल ऐसे जो वर्ड आते हैं, तो द्रविड़ नाम का वर्ड ही नहीं है, ठीक है। और बाद में उन्होंने बोला कि हमसे मतलब ये एक्सीडेंटली हुआ है, इट इज लाइक अनइंटेंशनली सॉरी। तो ऐसा कुछ बोला गया। जब ये चीज देखी तो चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु ने बड़े ग्रेव वर्ड्स यूज करे। गवर्नर ऑफ तमिलनाडु को उन्होंने बोला आर्यन। इस चीज पे गवर्नर ऑफ तमिलनाडु गुस्सा हुए, उन्होंने बोला कि ये रेसिस्ट कमेंट है। आर्यन तो ज्योग्राफिकल फिलोसफी, आप एक बंदे के लिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस के लिए रेशियल शब्द यूज करो, इट इज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। साथ में इनफैक्ट इन दोनों के बीच में काफ़ी हपड़ दपड़ हो गई है। गवर्नर इन्होंने 2 लैंग्वेज पॉलिसी को खारिज किया था, ठीक है। तो काफ़ी डिफ्यूट हो रखे हैं। तो इस आर्टिकल ने बोला है कि अब इतना बढ़ गया है तो बेटर है कि RN रवि को हटा दो, क्योंकि इन दोनों की लड़ाई में, गवर्नर और गवर्नमेंट की लड़ाई में जो कैजुअलिटी है वह है गवर्नेंस। लोगों के पास सरकार की दी हुई चीज़ें ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगी। तो गवर्नेंस इज द मेन कैजुअलिटी बिटवीन द फ्यूड बिटवीन गवर्नमेंट एंड द गवर्नर। बड़ी प्यारी लाइन है यार वैसे जिसने बनाई है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट था इसमें, और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 2 बड़े प्यारे आपके, अगर मैं बोलूँ टेक्स्ट एंड द कंटेक्स्ट वाले पार्ट में, ये 2 बड़े प्यारे आर्टिकल आए हैं। देखो यार, नेक्स्ट COP29, जो COP29 है अगले वाली, ये बाकू अजरबैजान में होने वाली है। ये COP का मेन मुद्दा रहेगा फाइनेंस के ऊपर कि भाई क्लाइमेट फाइनेंस को कैसे किया जाए, कि पैसा ही नहीं होगा तो कैसे क्लाइमेट को बचाएंगे, कैसे फंडिंग आएगी। इस COP का मकसद जो होगा इस बार, जो नवंबर 11 से 22 नवंबर तक होने वाली है अजरबैजान बाकू में COP29 में, तो सारे COP का ना मकसद होता है मेन लाइक थीम, इसका थीम होगा दिस इज फाइनेंस COP, ओके। इसमें बोला गया है कि भाई डेवलपिंग स्टेट्स, जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं वो ज़्यादा रिस्क में, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज के ज्योग्राफिकल फैक्टर ऐसे होते हैं कि वो ऐसे एरिया पे लाया करते हैं जहाँ पे लाइक क्लाइमेटिक फैक्टर्स उसके अगेंस्ट होते हैं। साथ में कहानी क्या है डेवलपिंग कंट्रीज के साथ, कि ये लोग ज़्यादातर आपका एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं, और एग्रीकल्चर
क्लाइमेट पे ज्यादा डिपेंड होती है, क्लाइमेट में ऊपर नीचे कुछ ऊंच नीच हुई तो एग्रीकल्चर बर्बाद हो जाएगी। तो दिस इज समथिंग इज व्हाट इज कॉल्ड क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करी गई है। आपके डेवलपिंग कंट्रीज ज्यादा से ज्यादा वल्नरेबल है क्योंकि वो क्योंकि एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं। ठीक है भाई, ऐसा उन्होंने बोला है। इस आर्टिकल में बोला है कि 2009 कोपेनहेगन अकॉर्ड के तहत 100 बिलियन आना था, जो कि 2020 में कंट्री ने देखा और अल्टीमेटली 2025 से एप्लीकेबल होगा। अब जो COP 29 होगी वो 2025 के बाद की फंडिंग को डिस्कस करेंगे। ये क्लाइमेट फाइनेंस है क्या? एज पर UNFCCC क्लाइमेट फाइनेंस इज समथिंग जिसमें लोकल, नेशनल, ट्रांसनेशनल फाइनेंसिंग ड्रॉन फ्रॉम पब्लिक, प्राइवेट एंड अल्टरनेटिव सोर्सेज दैट सीक टू सपोर्ट मिटिगेशन, एडेप्टेशन और क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करें। ठीक है, सोर्सेज पब्लिक, प्राइवेट, कोई भी हो सकता है। मेन इज एंड यूज क्लाइमेट के लिए जाना चाहिए। ठीक है भाई, ये सिस्टम है। तो ऐसा वाला सिस्टम इसमें बताया गया है। और क्या है इसमें? OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस में 1961 में आई थी। 38 कंट्रीज है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इसके जो हेड है मैथ्यू स्कॉरमैन है। इतनी जानकारी पता होनी चाहिए। OECD ने बोला है जो मेन फाइनेंस वाला पार्ट है आपका क्लाइमेट में, वो आते हैं लोन से, आते हैं ग्रांट्स, आते हैं इक्विटी से, आते हैं अदर इंस्ट्रूमेंट से आते हैं। लोन सबसे ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूटर है, 69.4% इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर द क्लाइमेट। ठीक है, ये पूछा है किसको चाहिए फाइनेंस क्लाइमेट? भैया डेवलपमेंट कंट्रीज को चाहिए, साफ साफ बताया मैंने। ठीक है, क्योंकि ऐसा होना चाहिए कि भाई क्लाइमेट फाइनेंस होगा तो अल्टीमेटली दे विल हैव टू। इंडिया के पार्ट का इन्होंने डिस्कस किया। इंडिया के दो तरह के गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म क्लाइमेट टारगेट। शॉर्ट टर्म बाय 2030 एंड लॉन्ग टर्म बाय 2070। 2070 तक इंडिया नेट जीरो बन जाएगा, ऐसा इंडिया ने बोला था। लेकिन ठीक है, एक्टिव नेट जीरो। लेकिन 2030 तक उसको क्या करना है? 500 गीगावाट ऑफ जनरेटिंग कैपेसिटी पैदा करनी है नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से। 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करना है उसको, इंडिया ने ऐसा बोला है। डिफरेंशिएट हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ाने हैं ज्यादा से ज्यादा। बोला ये जो 3 टारगेट आपने बोले कि 500 गीगावाट जनरेटिंग कैपेसिटी, 5 मिलियन टन आपको गया, या आपको ये ग्रीन हाइड्रोजन बनानी है, साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल का आपको ज्यादा इन्फ्लो करना है। अगर ये सब करना है भाई तो इसका मेन मुद्दा है पैसा, और इसके लिए चाहिए बहुत ज्यादा पैसा। पैसा साफ साफ होता है लाइक 16 लाख करोड़, 8 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 18 लाख करोड़, इतने लाख करोड़ में पैसा चाहिए जो कि इंडिया खुद से सक्षम नहीं कर पाएगा। तो व्हाट वी एट द नीड ऑफ द आवर इज क्लाइमेट फाइनेंसिंग। अगर हमें 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, अगर हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा खरीदने हैं, अगर हमें आपकी 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन बनानी है, तो अल्टीमेटली पैसा चाहिए। ठीक है भाई, अब ये UNFCCC क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये पैदा हुआ था आपका अर्थ समिट में। अर्थ समिट को UNCCD बोलते हैं, जो कि 1992 में हमने डिसाइड किया था कि हम जैसे डिस्कस करेंगे। ये बड़ा प्यारा आर्टिकल है यार। सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखी होगी पहले सुप्रीम कोर्ट में जो स्टैचू होता था वो लेडी का होता था, उसकी आंख पे पट्टी बंदी होती थी, एक हाथ में तलवार होती थी और एक हाथ में तराजू होती थी, ऐसा स्टैचू था। अब उसको बदल दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने नया स्टैचू लाया गया है। मैं आपको फोन में दिखाता हूँ बड़े प्यार से, आई विल शो यू इन माय फोन कि कितना प्यारा स्टैचू आया है भाई। आप देखो, ये जो है आपका पुराना स्टैचू, ये है आपका नया स्टैचू। पुराना स्टैचू थोड़ा और देख लेते हैं, नए स्टैचू, ये नया स्टैचू। ठीक है, पुराने स्टैचू में आपने देखो आंख में पट्टी बंधी हुई है। पट्टी बंधने का मतलब है, आपकी पट्टी बंधने का कि आपकी जो लॉ की देवी है, द गॉडेस ऑफ जस्टिस, वो सबको बिना पार्शियल तरीके से देखती है। तराजू का मतलब है कि ये दोनों पक्ष को सुनेंगे और जिस पक्ष का पलड़ा भारी होगा, जिसका एविडेंस भारी होगा, उसकी बात करेंगे। तलवार का मतलब यहाँ पे साफ साफ ये था कि लॉ प्रोटेक्ट भी करता है और पनिश भी करता है। ठीक है भाई, ये इसका मतलब था। इसको बदल के, और यहाँ पे जो ड्रेस जो पहनी हुई है हमारी लॉ की देवी ने, जो पहले जो थी लॉ की देवी, उनकी ड्रेस थोड़ी वेस्टर्न स्टाइल की थी। अभी नई जो देवी आई है, हमारी जो नई देवी है, ये साड़ी में है, इनकी आंखों में पट्टी नहीं है और तराजू है और तलवार नहीं है, हाथ में है कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, तराजू का मतलब वही है कि आपकी जो लॉ की देवी होंगी वो दोनों पक्ष को सुनेंगी और जिस पक्ष का पलड़ा भारी होगा उस पक्ष को सच्चे तरीके से जस्टिस देंगी। कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब तलवार ना होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा है संविधान। संविधान सब कुछ करेगा, संविधान बचाता भी है, संविधान पनिश भी करता है। साड़ी पहनने का यहाँ पे साफ साफ अर्थ है कि ये इंडियन देवी है, इंडियन की देवी। तो ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश एम्पायर का कॉन्सेप्ट था, जो पहले जो ब्रिटिश अटायर था, क्योंकि उन्होंने ही बनाई थी। अल्टीमेटली वी हैव जो सुप्रीम कोर्ट में नई जो लॉ की देवी इनॉग्रेट हुई है,
तो इन्होंने साड़ी पहनी हुई है, कहीं ना कहीं इंडियननेस ऑफ द कल्चर दिखता है। इनकी आंखों में पट्टी नहीं है, क्योंकि भैया पहले बहुत इसका मॉक करते थे लोग कि आंखें पट्टी बताओ, कानून की आंख तो अंधे, अंधा कानून करके होता था, है ना। लेकिन ये बोला भैया कानून अंधा नहीं है, ये सबको इक्वली देखते हैं। हमारे यहाँ पे सोशल डाइवर्सिटी है, प्रिविलेज अंडर प्रिविलेज लोग हैं, सब कुछ है। ये लॉ हमारा बहुत बारीकी से चीजों को देखता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है, हमारा लॉ जो है बहुत बारीकी से चीजों को देखता है, जिससे कि चीजें और भी अच्छी हो जाएं और जिससे कि हमारे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में और भी अच्छी तरह जस्टिस हो पाए, ठीक है। ऐसा कुछ इसमें बोला है। साथ में ऑथर ने यहाँ पे कुछ सजेशन बताई कि क्या क्या करना चाहिए। इन्होंने बोला सबसे पहले तो जस्टिस इलेक्शन प्रोसीजर, जस्टिस का जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर, इसको फाइनलाइज करो। हमेशा टसल चलता रहता है, गवर्नमेंट बोलती है हम करेंगे, सुप्रीम बोलती है हम करेंगे, इस टसल को खत्म करो। सेकंड इन्होंने बोला है कि आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द जजेस जो ऊपर हायर लेवल पे हैं, वहां पे सुप्रीम एससी और एसटी और ओबीसी कम्युनिटी मात्र 25% है और वुमेन जज तो मात्र 15% है हायर जुडिशरी की। तो एक इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड, एक सोशल डाइवर्सिटी मेंटेन करनी चाहिए। थर्ड इन्होंने सजेशन दी है कि भाई आपने देखा है हाई कोर्ट जो ऑपरेट करती है उनकी स्ट्रेंथ बहुत कम है, हमें जल्दी से जल्द वैकेंसी फिल करनी पड़ेगी, जिससे कि आपका क्या होगा, जिससे कि आपकी वैकेंसी जब कम होंगी तो अल्टीमेटली वो ज्यादा से ज्यादा केस को हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। साथ में क्या बात हुई है यहाँ पे कि इन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसे केस उनको प्रायोरिटी बेसिस पे देखना चाहिए, फटाक से देखना चाहिए कि भाई जिससे कि लोग फटाक से उस चीज को पता लगा सके, अच्छा ऐसा भी कानून बना है। एक बड़ी प्यारी बात रखिए, एक पीआईएल आई सुप्रीम कोर्ट में, ऐसी पीआईएल थी बोले जितने भी केसेस पेंडिंग है, करीब 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है हमारे सुप्रीम कोर्ट में, मतलब हर एक सारी कोर्ट्स में सब मिला 5 करोड़ केसेस तो पेंडिंग है। एक पीआईएल आई, लोगों ने डाला कि ऐसा लॉ लाइए, आप ऐसा ऑर्डर पास करिए कि 3 साल के अंदर सारे के सारे केस फाइनलाइज कर दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट बोली ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रैक्टिकली सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इट्स प्रैक्टिकली लाइक इम्पॉसिबल। बोला आपका आइडिया बहुत प्यारा है, आपके डिजायर बहुत प्यारे हैं, बट इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल थिंग कि 3 साल में 5 करोड़ से ज्यादा केसेस को सॉल्व कर दिया जाए, ठीक है। तो ऐसी बात कही। तो ये थे हमारा मेन पार्ट। तो अब फटाक से क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं न्यूज़ फटाक से सारी की सारी। बीच में अगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ आएगी तो हम उसको हाईलाइट कर लेंगे। तो हमारा पहले पेज में तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, सेकंड में भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। थर्ड पेज में भी ऐसे मुझे कुछ नहीं लगी, फोर्थ पेज में मुझे ऐसा कुछ नहीं लगी, ना फिफ्थ पेज में, ठीक है। 6 पेज का मैंने एडिटोरियल पढ़ा दिया आपको। ये वाला तो ये पॉलिटिकल आर्टिकल है, मतलब नहीं बनता। ये भी पढ़ा दिया, इसका भी मतलब नहीं बनता। इंग्लिश का बताता हूँ यार, इसमें ना इंग्लिश के 2 वर्ड हैं आज, नी स्लैपर और इट्स लास्ट लेग। जब भी कोई भी चीज मरने की कगार पे होती है, मान लो मेरा रेडियो खराब हो गया और मैंने 2-3 बार ठीक कर लिया, वो मतलब कंडम मामला हो गया, तो मैं बोलूंगा माई रेडियो ऑन इट्स लास्ट लेग। कोई बूढ़ा आदमी है वो मरने वाला है, तो मैं बोलूंगा द ओल्ड लेडी इज ऑन लास्ट लेग, ठीक है। तो या फिर कोई बेहोश होने वाला है, जैसे मान लो मैंने एक आदमी को 4 बार बोला, 4 कार साफ करने को बोला, वो बूढ़ा आदमी है, 4 कार साफ करने के बाद वो बेहोश होकर कगार पे हो गया, तो ही इज ऑन हिज लास्ट लेग। तो लास्ट लेग मतलब कि भाई आखिरी समय पे है बंदा। अगला वर्ड इसमें प्यारा, नी स्लैपर। जैसे हम बोलते हैं हंसते हंसते पेट दुख गए, है ना, तो नी स्लैपर इज समथिंग, जब हम बैठे बैठे जोक सुनते हैं हम हंसते कैसे, अपने ऐसे घुटनों को पीट के, मजा आ गया, बैठे, तो ऐसे करके मजा आ गया। तो नी स्लैपर इज समथिंग कि जब कोई भी जोक मारता है उसका जोक सबसे तगड़ा होता है, उसको बोलते हैं क्या नी स्लैपर मारा है भाई साहब। जैसे पीजे होता है पुअर जोक, ऐसे नी स्लैपर, क्या ये पिया नी स्लैपर मार रहा है भाई साहब, ए भाई मजे आ गए तेरी, ठीक है। तो ये सिस्टम है। यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट तो ऐसा कुछ लगा नहीं आया। यहाँ पे वाराणसी में पीएम साहब ने एक आई हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया है। बोला है कि वाराणसी को मैं हेल्थ केयर हब बनाऊंगा। अब तक जो धरती, जो भूमि स्पिरिचुअलिटी की भूमि थी, धर्म की भूमि थी, अब से वो हेल्थ केयर की भूमि बना के छोड़ूंगा मैं। वहाँ पे एक मठ है, दिस इज कांची मठ, जो कि इस हॉस्पिटल को चलाएगा, ठीक है। तो ऐसी इसमें बात करी गई है। अगला पार्ट क्या है, अगले पार्ट पे आते हैं आप। ये इलेक्शन का तो पता होगा आपको, इलेक्शन होने वाले हैं झारखंड और महाराष्ट्र में, मैंने बता दी थी जो फ्रंट पेज पे न्यूज आई थी वो वाली, ठीक है। क्वाड ग्रुपिंग ने एक्सरसाइज अभी करी है खत्म। ये एक्सरसाइज का नाम है मालाबार एक्सरसाइज। ये कहाँ पे हुई, विशाखापट्टनम और बे ऑफ बंगाल में। देखो एक्सरसाइज के 2 फेज होते हैं, हार्बर फेज, सी फेज। हार्बर मतलब होता है पोर्ट जैसा मामला, जहाँ पे बस अड्डा वाला पार्ट शिप्स का। तो अगर बोले हार्बर में कहाँ पे करी है, विशाखापट्टनम, बोले सी में कहाँ पे करी है, विशाखापट्टनम बे ऑफ बंगाल का कोस्ट पे है, राइट, तो ईजी है।
ये बहुत अच्छी तरह एक्सरसाइज करे। अभी अभी क्वाड नेवी पहले ही मिली थी एक्सरसाइज ककड़ू में मिली थी। ककड़ू हुई थी आपकी ऑस्ट्रेलिया में, काकड़ू, ठीक है। तो बढ़िया आराम से मस्त मजे आ रहे हैं, बढ़िया से फ्रेंडशिप बढ़ाओ, दोस्ती, ठीक है। दो दोस्त पास में दुश्मन दूर। मैंने स्टार्टिंग में साइक्लोन डाना आने वाला है उड़ीसा में, उड़ीसा के लोग सावधान हो जाओ भाई, थर्सडे को अटैक करेगा, बालासोर वाले सावधान हो जाओ, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज न्यूज। मैंने सारा यहाँ पर डिस्कस कर लिया। दिस इज बेसिकली डिस्कसिंग फॉर आवर लाइक नॉर्मल कि भाई एक तो पढ़ने के लिए और साथ में आपका जो है पार्ट क्या कहते हैं उसको, आपके एग्जाम के लिए, ठीक है भाई। दैट्स ऑल टुडे। कल मिलते हैं 7 बजे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।